नहीं लगी। मैं कौन सा पानी को लगी ना। Hello everybody. Hello, good evening. गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ना सबको बराबर? क्लियर है ना? आवाज आ रही है ना? आ रही है डॉक्टर आशीष। ठीक है फिर। काफी दिन का गैप हो गया और आज लास्ट स्किन का खत्म करेंगे। आई थिंक पिछला वाला सबको कुछ ना कुछ तो याद होगा ही थोड़ा बहुत, और केसेस भी देख रहे होंगे। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है लिकोडर्मा और विटिलिगो। काफी जो पेशेंट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आते भी हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं इसमें जूझते भी हैं, फंसते भी हैं और ठीक भी करते हैं। तो हर तरीके के केसेस होते हैं इसमें। लिकोडर्मा एक ऐसा, मतलब ये डिजीज कंडीशन है कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि हम 100% इसको ठीक कर सकते हैं। और जितना ये जनरलाइज्ड फॉर्म में आता है तो फिर उतना ही हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अगर स्पॉटेड हैं कहीं कुछ स्पॉट्स के फॉर्म में है, या कुछ ही पैचेस हैं कुछ जगह पर, तो फिर थोड़ा इसका रिकवरी अच्छा होता है। बट ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी का बहुत अच्छा जल्दी इंप्रूव करता है, 2-3 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। किसी का लगभग 7-8 महीने लगता है, किसी किसी का साल 1.5 साल हो जाता है, तब जाके कुछ मेडिसिन चेंज करते करते हम लोग शायद कहीं तक पहुंच पाते हैं। तो इसमें हम एक ये नहीं कह सकते कि हाँ ये ठीक कर सकते हैं सब पेशेंट्स को, लेकिन हाँ बट हम ट्राई कर सकते हैं, और पेशेंट टू पेशेंट उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिकोडर्मा है क्या, क्यों होता है। तो लिकोडर्मा इट इज ऑल्सो नोन एज द विटिलिगो एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द व्हाइट पैचेस ड्यू टू लॉस ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल मेलानोसाइट्स। तो जैसे कि जो मेलानिन पिगमेंट है उसका प्रोडक्शन मेलानोसाइट सेल से होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं मेलानोसाइट्स के फॉर्मेशन में डिफिकल्टी होती है। एक मिनट, ये क्या हो गया? हम्म। ठीक है, तो जो मेलानोसाइट्स है वो मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, और फिर वो स्किन का कलर चेंज होने लगता है, और वो स्पॉट्स के फॉर्म में व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं। और जिसको हम लोग स्टार्टिंग में, अगर हमने स्किन लेजेंड पढ़ा था, तो जो मैक्यूल है, मैक्यूल के फॉर्म में दिखाई देता है।
तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके फेस में इस तरीके के व्हाइट व्हाइट पैचेस हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय वेल डिफाइंड डीप पिगमेंटेड मैक्यूल्स विद स्कैलप्ड मार्जिन्स। तो ये डीप पिगमेंटेड मैक्यूल्स हैं, चॉकी और मिल्की व्हाइट ड्यू टू एब्सेंस और डिक्रीज इन द मेलानोसाइट्स। तो एकदम व्हाइट व्हाइट चॉक के जैसा दिखाई देता है, क्लियर कट। विटिलिगो अफेक्ट्स ऑल रेसेस एंड सेक्सेस इक्वली। तो ये लगभग लगभग सब में बराबर है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई रेस से या कोई सेक्स से रिलेटेड हो, कि डिफरेंस हो, ऐसा कुछ नहीं, सब में बराबर होता है। इट्स मोर विजिबल इन पीपल विद डार्कर स्किन टोन्स। डार्कर स्किन टोन्स में थोड़ा ये ज्यादा विजिबल होता है, क्योंकि उसमें मेलानिन का ज्यादा फॉर्मेशन होता है एज कम्पेयर टू जो व्हाइट पर्सन होते हैं। Vitiligo can develop in anyone at any age. Macules or patches usually becomes apparent before age 30. तो ये लगभग सब में कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है, और ये 30 इयर्स के पहले ही कहीं ना कहीं इसके सेल्स में डिस्ट्रक्शंस होने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे वो हमको दिखाई देने लगते हैं। तो इन जनरल ये एक लिकोडर्मा का डिस्क्रिप्शन था, डेफिनेशन इसका, जो हमारे लिकोडर्मा केसेस में आता है। अब इसका अगर हम एटियोलॉजी की बात करते हैं, तो एटियोलॉजी इसका जो सबसे बेसिक है, ऑटोइम्यून। इसका मोस्ट ऑफ द कॉज में कंसीडर किया जाता है। इट्स इम्यून सिस्टम मिस्टेक्स हेल्दी सेल्स, मतलब जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं मेलानोसाइट्स को, उनको मिस्टेकली जो है वो अननोन या स्ट्रेंजर समझ के उसको अटैक करता है बॉडी, और फिर उसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और उसी की वजह से फिर मेलानिन फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है। So it has a foreign invaders like bacteria that can cause harm to body, and this makes immune system overreact and develop antibodies to destroy melanocyte. तो फिर हमारे जो मेलानोसाइट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, देन मेलानिन फॉर्मेशन फिर कम होने लगता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज में ऑटोम्यून। इसीलिए जो है होम्योपैथिक अप्रोच हमारा इसमें थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम लोग जनरल बॉडी पर एक्ट करते हैं, ना कि पर्टिकुलर डिजीज पर। तो इसलिए ऑटोम्यून जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें हमारा होम्योपैथी काफी बेटर रिस्पॉन्ड करता है। फिर सेकेंड जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी आता है, कि कहीं ना कहीं जेनेटिक म्यूटेशन और चेंज टू बॉडीज डीएनए कैन इफेक्ट हाउ मेलानोसाइट फंक्शन। तो कुछ केसेस हैं जिसमें जेनेटिक्स भी इफेक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि जेनेटिक्स 20% है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, तो 20% केसेस में फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है ड्यू टू दैट जीन्स। स्किन ट्रॉमा ये भी एक वन ऑफ द मेजर कॉज है। कभी कभी क्या होता है कि चोट लगा कहीं पर, और चोट लगने के बाद में जनरली वो हील कर जाता है, लेकिन किसी किसी को उसी जगह पर व्हाइट स्पॉटेड पैच के फॉर्म में दिखाई देने लगता है, छोटा छोटा सा व्हाइट बनता है, फिर धीरे धीरे वो डिसकलर होने लगता है। तो ये ट्रॉमा भी एक वन ऑफ द मेजर कॉज है। तो कभी जब हम जहाँ देखते हैं, किसी से पूछते हैं, तो वहाँ बताता है, वो खुद ही बताता है कि हाँ हमको चोट लगी थी, पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, बट बाद में धीरे धीरे करके ये व्हाइट डिसकलर होने लगा। एक्सपोजर टू एनी केमिकल्स, तो कोई केमिकल एक्सपोजर हो, या स्ट्रेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। स्ट्रेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। तो यूजली ऑटो इम्यून फैक्टर्स में कंसिडर किया जाता है, देन फिर ट्रॉमा में आ सकता है, या फिर जीन्स में, या फिर स्ट्रेस या हार्मोन्स में। तो बट इन जनरल हमारे लिए इसको ट्रीट करना जो होता है, हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, लगभग लगभग हमारा सेम ही होता है। जेनेटिकल जो जनरल्स पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो अप्रोच करते हैं, तो आइदर इट इज ऑटो इम्यून, आइदर जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, और द स्किन ट्रॉमा, और द एक्सपोजर टू केमिकल, उसमें सब में हमारा सेम ही अप्रोच रहता है। तो इसलिए इससे कोई ऐसा डिफर नहीं करता है कि हाँ इस केसेस में हम कैसे अप्रोच करेंगे, बट हाँ वी शुड नो दैट कि कैसे होता है। तो यहाँ पर जो जेनेटिक्स से 20% पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है। ऑटोइम्यून हाइपोथेसिस में प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज का जो थ्योरीज है। न्यूरोजेनिक हाइपोथेसिस में कभी कभी कुछ ये टॉक्सिन जो रिलीज होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं मेलानोसाइट्स को। तो ये एक एटोलॉजिकल कॉजेज हैं जो इसके हम लोग देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के, क्योंकि जो हम जब देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे देखते हैं कि किस तरीके का है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है कि लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड टर्म ही अपने आप में डिफाइन कर रहा है कि लोकलाइज्ड मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर या पर्टिकुलर साइड पर ही बॉडी को इफेक्ट कर रहा हो। जनरलाइज्ड मतलब इन ऑल पूरे बॉडी को कवर कर रहा हो। तो अगर लोकलाइज्ड में तो फोकल या सेगमेंटल हो सकता है। तो लोकलाइज्ड, फोकल, सेगमेंटल, म्यूकोजल और लिप टिप। तो अगर ये फिगर हम देखते हैं,
तो ये फोकल वाला जस्ट लाइक जैसे कि चेस्ट एरिया यहाँ पर एक पर्टिकुलर इसी जगह पर है, तो दैट इज द लोकल और फोकल, मतलब लोकलाइज्ड में फोकल वाला हम कहेंगे कि एक जगह पर ही सिर्फ दिखाई दे, दैट इज द फोकल। सेगमेंटल क्या होता है कि वन साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी की एक ही साइड में एक ही जगह पर हो रहा है, वो दूसरी साइड में नहीं हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो द सेगमेंटल। तो जैसे ये फिगर हमको दिख रहा है सेकेंड वाला, तो इसमें एक ही साइड में हाथ में दिख रहा है हमको। म्यूट कर लेना अपना। ठीक है, तो इसमें एक ही साइड में इस हाथ में दिख रहा है, जबकि इस हाथ में नहीं है और कहीं भी नहीं है, तो दिस इज द सेगमेंटल। तो लोकलाइज में फोकल और सेगमेंटल ये ज्यादातर हमको दिखाई देते हैं, कभी कभी एक ही जैसे गाल में दिखाई देगा या हाथ में दिखाई देगा या फिर पैर में दिखाई देगा, तो ये सब फोकल या सेगमेंटल के फॉर्म में हो सकते हैं। म्यूकोजल, तो म्यूकोजल जो ओपनिंग है हमारी वहां पर दिखाई देंगे, जस्ट लाइक है कि ये माउथ ओपनिंग हो गया या फिर एनल जेनाइटल एरिया हो गया, वहां पर दिखाई देगा। लिप टिप, तो ये लिप वाला जो एरिया होता है अभी हम लोग देखेंगे वहां दिखाई देता है। जनरलाइज्ड में सिमेट्रिकल, एक्रोमिकोजल और यूनिवर्सलिस। तो ये तीन टर्म्स हैं जो सिमेट्रिकल मीन्स कि बोथ साइड हमको बराबर दिखाई दे रहा है, जैसे अगर हम इस फिगर में देखते हैं जनरलाइज्ड में सिमेट्रिकल अगर हम देखेंगे तो ये वाला जैसे फिगर है जो वल्गैरिस, तो वल्गैरिस में लगभग लगभग इस साइड भी सेम दिख रहा है और इस साइड भी सेम दिख रहा है। तो सिमेट्रिकल ओवरऑल वैसे भी है कि सिमेट्रिकल मीन्स की मिरर इमेज दिखाई दे कि इधर हाथ में भी फिंगर में है तो इधर हाथ में भी फिंगर में भी है, या फिर लेग में थाई में एक जगह पे तो दूसरे थाई में भी सेम जगह पे है, तो दैट इज द सिमेट्रिकल। एक्रोमिकोजल, एक्रोमिकोजल ये है कि जेनाइटल्स प्लस हमारे जो लिम्स हैं जस्ट लाइक है कि टोज हैं या फिर फिंगर्स हैं, इनको अफेक्ट करता है, तो वो एक्रोमिकोजल होता है। यूनिवर्सलिस पूरे बॉडी को कवर करता है, तो जैसे ये थर्ड फिगर था ये यूनिवर्सलिस है। तो जनरलाइज में एक्रोफेसियल हो गया, फिंगर्स और फेस को इन्वॉल्व कर रहा है। विटिलिगो वल्गैरिस, विटिलिगो वल्गैरिस ये कॉमन है कि मतलब पैचेस के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे बॉडी में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए विटिलिगो वल्गैरिस ये यूजली कॉमन जो हम लोगों को दिखाई देता है, ये बहुत दिखाई देता है। एंड यूनिवर्सल जो पूरे बॉडी को कवर कर लिया। तो ये क्लासिफिकेशन है जो हम लोग डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन और टाइप। अगर हम देखते हैं कि अभी जैसे हमने लोकलाइज देखा, तो लोकलाइज में फोकल विटिलिगो था, तो फोकल विटिलिगो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, स्मॉल आइसोलेटेड पिगमेंटेड लेजन विदाउट सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जैसे आई ब्रो के आसपास है तो केवल ये एक जगह पर दिखाई दे रहा है, या फिर ये नी के पास में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कभी कभी यहाँ थाई में ही केवल एक ही पॉइंट पे दिखाई देता है, तो दैट इज कॉल्ड द फोकल विटिलिगो। It is rare type where the macule develop in a small area and don't spread in a certain pattern which 1 to 2 years. तो ये फैलता नहीं है, एक ही जगह पे वहीं पर ही रहेगा और वहीं पर ही रुका रहेगा, और वो काफी समय तक वहां पे रुका रहता है, तो वो फिर हमें समझ में आता है कि ये अच्छा ये फोकल विटिलिगो है, नॉट द जनरलाइज विटिलिगो। सेगमेंटल विटिलिगो में आते हैं, तो सेगमेंटल जैसे था कि वन साइड में ही केवल दिखाई देगा, दूसरी साइड नहीं दिखाई देगा। तो सेगमेंटल विटिलिगो जैसे ये फेस का एक लेफ्ट मतलब एक साइड है, लेफ्ट साइड या राइट साइड को समझ सकते हो, कैरेक्टराइज बाय डर्मेटोमोल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेवर क्रॉसेस द मिड लाइन। तो मिड लाइन के दूसरी साइड नहीं जा रहा है बट एक ही साइड में रह रहा है, दैट इज द सेगमेंटल विटिलिगो। दिस टाइप ओनली अफेक्ट वन साइड ऑफ द बॉडी और वन एरिया सच एज हैंड और द फेस। ठीक है, तो फोकल मतलब एक सिंगल स्पॉट दिखाई दे रहा है, सेगमेंटल मींस वन साइड ऑफ द बॉडी, वो भले ही ज्यादा कवर कर रहा होगा या थोड़ा, दैट इज द सेगमेंटल विटिलिगो। देन आता म्यूकोजल, तो म्यूकोजल मींस जो म्यूकस आउटलेट्स है हमारे, तो जस्ट लाइक जेनाइटल एरिया है या फिर ओरल एरिया है, तो इन्वॉल्व्स ओरल एंड जेनाइटल म्यूकोजा। तो ये इस तरीके से लिप्स में कई बार लेके आते हैं, कभी कभी लिप्स रेड दिखाई देते हैं बट उसमें भी व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं, तो वो हमारा विटिलिगो ही होता है और ये म्यूकोजल विटिलिगो होता है। तो म्यूकोजल विटिलिगो अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ एंड और इनर जेनाइटल। ठीक है, तो जेनाइटल एरिया में कभी कभी लेके आएंगे या सिर्फ सिंपली माउथ की ओपनिंग में लेके आएंगे, तो ये हमारे लिए लोकलाइज इसमें आएगा, म्यूकोजल विटिलिगो में आएगा। लिप टिप विटिलिगो, लिप टिप विटिलिगो, तो लिप विटिलिगो में लिप से ही समझ में आ रहा है कि ये लिप का जो टिप वाला पार्ट है इसमें ही यहाँ पर सिर्फ डिस्कलरेशन दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इट अफेक्ट्स लिप्स एंड जेनाइटल प्लस फिंगर टिप्स। ठीक है, मतलब जो टिप एरिया है जैसे फिंगर्स की ये टिप एरिया है,
तो केवल यहाँ पे दिखाई देगा। ये जेनाइटल्स में तो केवल उसी पर्टिकुलर ओपनिंग पर ही सिर्फ दिखाई देगा, तो इसलिए उसको लिप टिप विटिलिगो बोलते हैं, ये टिप एरिया केवल। देन विटिलिगो वल्गैरिस जो हमारा जनरलाइज में था, तो जनरलाइज्ड विटिलिगो काफी हम लोगों को दिखाई देते हैं वल्गैरिस के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं इट इज द कॉमनेस्ट टाइप, सेकंड डिकेड, स्लोली और रैपिडली प्रोग्रेसिव फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट। तो यूजली 20-25 साल की एज में अक्सर दिखाई देता है बच्चों में, और फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में इसको हम देख सकते हैं। तो ये विटिलिगो वल्गैरिस जब लगभग लगभग बॉडी को धीरे धीरे करके कवर करने लगे, तो वे विटिलिगो वल्गैरिस में आ जाता है। यूनिवर्सलिस तो पूरा बॉडी ही डिस्कलर्ड हो गया है, अब पैचेस केवल मेलानिन पिगमेंटेशन के हैं, केवल छोटे छोटे ब्राउन डिस्कलरेशन दिखाई दे रहे हैं, बट ओवरऑल पूरा बॉडी व्हाइट हो गया है। तो दैट इज द विटिलिगो यूनिवर्सलिस। दिस रेयर टाइप ऑफ विटिलिगो कॉज मोर देन 80% ऑफ स्किन टू नॉट हैव पिगमेंट, ठीक है, एंड इट इज द लीस्ट कॉमन एक्सट्रीम सीवियरिटी ऑफ द नॉन सेगमेंटल विटिलिगो। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स से जो हमारे दिमाग में रहने चाहिए कि ये किस तरीके का हो सकता है, तो उसी हिसाब से हम थोड़ा अपना प्रोग्नोसिस बना सकते हैं। जैसे अगर विटिलिगो यूनिवर्सलिस की हम बात करें, तो इसको ट्रीट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये केसेस हमारे मतलब मैंने तो फिलहाल ठीक होते हुए नहीं देखे, और वो कोई मतलब का नहीं रह जाता उनको भी मतलब एक उम्मीद रहती है, तो वो चीज़ भी कोई मतलब नहीं है उनको बताने से। और जैसे एक्रल विटिलिगो है, एक्रल विटिलिगो मीन्स है कि लिम्स, फिंगर्स और टोज में हो रहा है, तो ये एक्रल विटिलिगो कहलाए जाते हैं। और एक्रल विटिलिगो एक तरीके से ये जनरलाइज विटिलिगो की शुरुआत ही होती है, जनरली लिम्ब से स्टार्ट होते हैं। तो अगर यहाँ पर ये फिंगर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इट मीन्स है कि ये फैल सकता है, पूरी बॉडी में जा सकता है। तो इसलिए अगर उस समय पर थोड़ा सा ये ट्रीट करके अगर हम इसको रोक सकते हैं तो रोक सकता है, बट अदरवाइज ये फिर फैलता है, तो फिर पूरी बॉडी में फैलने लगता है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ट्रीट करना। तो दिस इज द एक्रल विटिलिगो, मीन्स है कि फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट है, हैंड का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर टोज का इन्वॉल्वमेंट होता है। जनरलाइज विटिलिगो तो ये भी हम लोगों ने देखा ही था कि बॉडी में धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में कवर कर लेता है। क्लिनिकल फीचर्स तो जो अभी हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि एकदम व्हाइट चौकी दिखाई देगा, एकदम क्लीन व्हाइट दिखाई देगा, सफेद मिट्टी जैसे सफेद चौक होती है। तो राउंड ओवल मिल्की व्हाइट विद स्कैलप्ड मार्जिन एंड लिकोट्रिकिया ऑल्सो अकर। लिकोट्रिकिया क्या होता है कि जो व्हाइट पिगमेंट जहाँ पर हो रहा है, मेलानिन जहाँ पर एब्सेंट है, तो वहाँ का जो हेयर एरिया है वो भी व्हाइट होने लगता है। तो लिकोट्रिकिया इज द मीन्स व्हाइट हेयर रिजल्टिंग फ्रॉम रिडक्शन और एब्सेंस ऑफ द मेलानिन हेयर फॉलिकल। तो यहाँ ये जो हेयर्स हैं ये भी व्हाइट होने लगते हैं। और ये इस तरीके के तो मतलब मैंने ठीक होते हुए देखे हैं, काफी हद तक केसेस ठीक हो जाते हैं, बट हाँ थोड़ा परेशान करते हैं कुछ कुछ केसेस, लेकिन हाँ ठीक होते हैं। तो ये वाला लिकोट्रेकिया तो ठीक करना थोड़ा सा इजी रहता है एज कम्पेयर टू अदर। तो ये क्लिनिकल फीचर में मोस्टली हमारा व्हाइट पैचेस मिल्की व्हाइट चौकी शेप चौकी कलर में दिखाई देगा। अब आता है विटिलिगो के साथ में क्या क्या एसोसिएटेड हो सकता है या किस डिजीज कंडीशन में विटिलिगो हो सकता है। ये भी एक मतलब प्रोन टुवर्ड्स द विटिलिगो हो सकता है कुछ डिजीज कंडीशन। तो अगर हम क्यूटेनियस डिजीज जैसे लाइक मतलब स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जिसमें विटिलिगो हो सकता है, तो जैसे लाइक है कि लिकोट्रेकिया, तो लिकोट्रेकिया तो अभी हम लोग ने बात किया कि जो डिस्कलरेशन है वहां पर हेयर भी व्हाइट होने लगते हैं। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स, अगर प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स हो रहे हैं तो वहां पर भी व्हाइट डिस्कलरेशन हो सकता है। हेलोनेवाई, ये हेलोनेवाई क्या होता है कि जो निमाई है या फिर जो ब्लैक मोल्स हैं, ब्लैक मोल के सराउंडिंग एरिया कभी कभी व्हाइट होने लगता है, तो दैट इज द हेलोनेवाई। अ रिंग ऑफ डीप पिगमेंटेशन, लॉस ऑफ पिगमेंट दैट अपीयर्स अराउंड अ मोल, मेलानोसाइट नेबस। तो कुछ इस तरीके से ये है कि जैसे मोल है बट इसके आसपास ये इस तरीके से डीपिगमेंटेशन हो गया, व्हाइट पैचेस दिखाई देने लगे, दैट इज द हेलोनेवाई। तो ये क्यूटेनियस एसोसिएशन है विद दैट विटिलिगो। एलोपेसिया एरियाटा, एलोपेसिया एरियाटा के केसेस होते हैं कभी कभी कि यहाँ पे बाल तो चला गया, बट बाल चला गया उसके साथ साथ वहाँ स्किन एरिया में व्हाइट व्हाइट पैचेस भी दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरीके से जैसे ये व्हाइट व्हाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी स्किन कंप्लेन एलोपेसिया एरियाटा से एसोसिएटेड है। तो ये स्किन डिसऑर्डर्स हैं जो विटिलिगो के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। उसी तरीके से कुछ सिस्टमेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो डिजीज हैं, कॉमन डिसऑर्डर्स जिसके साथ में ये विटिलिगो हो सकता है, जैसे थायराइड डिसीज है। कुछ पेशेंट्स हैं कभी कभी ऑब्जर्व करोगे कि जिनको थायराइड डिसऑर्डर्स है तो उनको व्हाइट पैचेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
डायबिटीज है उनको वाइट पैचेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एडिसन्स डिजीज जैसे काफी हद तक डायबिटिक पेशेंट्स में मैंने देखा कि स्कैल्प में वाइट वाइट पैचेस दिखाई देते हैं, कुछ काफी केसेस में देखा मैंने। और भी मतलब जगह पे हो सकता है, बट स्कैल्प पे काफी पेशेंट्स में देखा है मैंने। एडिसन्स डिजीज में भी, पर्नीसियस एनीमिया में भी। पर्नीसियस एनीमिया में जैसे इसका विटामिन बी 12 का डेफिशिएंसी होने लगता है, उसका एब्जॉर्प्शन रोकने लगता है। तो ये भी एक तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, जहाँ पर विटामिन बी 12 है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन प्रॉपर जो हमारा डाइट है उसमें से विटामिन बी 12 अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है ड्यू टू दैट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो उसी कंडीशन में वहां हमारा विटिलिगो वाला फेज भी है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विटिलिगो भी है और पर्नीसियस भी। तो ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं या फिर जितने भी सिस्टमेटिक डिजीजेस हैं, थायराइड डिजीज, डायबिटीज, एडिशंस, पर्नीसियस, तो इसमें हमारी बॉडी की जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये वीक होने लगते हैं। और इम्यूनिटी रिस्पॉन्स वीक होने की वजह से फिर बॉडी में ये मेलानोसाइट्स डिस्ट्रक्शंस दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज को भी ऑब्जर्व करना, थायराइड, डायबिटीज या एडिशंस में ये चीजें मिल सकती हैं। ठीक है। डीडी अगर हम बनाते हैं तो डीडी कभी कभी कंफ्यूज करता है विटिलिगो केसेस। तो एक जैसे मोस्ट कॉमन जो हम लोगों को केसेस मिलते हैं पिट्रियासिस वर्सिकुलर के। पिट्रियासिस वर्सिकुलर के केसेस काफी आते हैं, वहीं पूछते हैं कि ये डॉक्टर साहब वो वाला सफेद दाग तो नहीं है। बट वो सफेद दाग नहीं होता है, विटिलिगो नहीं होता। और पिट्रियासिस वर्सिकुलर जो फंगल है, अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। क्या नाम था उस फंगस का, किसी को याद है? पिट्रियासिस वर्सिकुलर में बड़ा अजीब सा नाम था उसका। फा, कुछ फाफा करके कुछ था से, पर वो नाम तो खैर मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। बट हाँ वो, हाँ क्या है, आवाज नहीं आई थी अभी। चलो उसको देख लेना, बट वो फाफा कुछ ऐसे करके था। तो ये फंगल तो यूजली पिट्रियासिस वर्सिकुलर में मिली। वर्सिकुलर मीन्स वेरियस कलर। दो ने जब पढ़ा था ना, तो वर्सिकुलर तो जो छोटे छोटे से वाइट वाइट से स्पॉट्स दिखाई देते हैं, उसमें भी ये मेलन मेलन का जो पिगमेंट का है, इसका फॉर्मेशन डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए वो वाइट वाइट फॉर्म में दिखाई देने लगता है। बट उसको ट्रीट करना इजी है, वो विटिलिगो से इजी होता है और वो ठीक भी होता है। लेकिन वो टाइम ले सकता है, लेकिन ठीक होता है। तो इसलिए पिट्रियासिस वर्सिकुलर क्लियर कट और उसका डिफ्रेंसिएशन भी क्लियर होता है उसमें, और इसमें काफी हद तक आराम से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पी वेल्डन क्या है? स्किन डज नॉट हैव मेलानोसाइट। अगर बाय बर्थ, सिंस बर्थ ही उसको मेलानोसाइट्स नहीं है, तो पिगमेंट फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो दैट इज द पी वेल्डन। तो इसमें तो फिलहाल कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पिट्रियासिस अल्वा ये एक तरीके से जो एक्जिमा के केसेस होते हैं, या फिर जिनको स्केली फॉर्मेशंस हो रहा है, तो उनके साथ कभी कभी वाइट डिस्कलरेशन पैचेस दिखाई दे सकते हैं। बट वो भी ठीक होते हैं। कभी कभी देखा है कि जो वाइट डिस्कलरेशन आता है तो उसके साथ स्केल्स भी बनते हैं, तो वो पिट्रियासिस अल्वा हो सकता है। या कभी कभी जो बच्चे अक्सर लेके आते हैं कि अरे इनके देखिए ये सफेद सफेद से दाग दिख रहे हैं, ये क्या है, तो वो एक्चुअली पिट्रियासिस अल्वा है और वो ठीक होता है। मतलब हम कोई भी जनरल पे मेडिसिन देते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाता है, कभी कभी अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर डाइट वगैरह बच्चे का अच्छा है, तो वो ठीक हो जाता है अपने आप ही। हैंसेंस डिजीज माइकोबैक्टीरियम लेप्रिल डिजीज है, ये पिट्रियासिस फंगल वाला हो गया। मॉर्फिया ये लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा है, ये भी लगभग लगभग विटिलिगो के जैसे दिखता है। Lichen sclerosus atropicus patchy discolored thin skin, it usually affects the genital and anal area। इसका ये पर्टिकुलर लोकेशन ही है, ये जेनाइटल एरिया को ही इफेक्ट करता है। तो ये भी विटिलिगो के जैसे दिखता है, बट ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही है, लेकिन ये सिर्फ जेनाइटल एरिया को इफेक्ट करता है, जबकि विटिलिगो हमारा इन जनरल पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। पोस्ट इन्फ्लामेटरी लिकोडर्मा, पैची डिस्कलर्ड थिन स्किन, इट यूजुअली अफेक्ट्स द जेनाइटल एंड एनल एरिया। तो ये पोस्ट इन्फ्लामेटरी ये भी हमारा सिर्फ जेनाइटल एरिया को कवर करता है। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो लगभग लगभग विटिलिगो से मिलते जुलते हैं। तो इसमें कुछ जैसे पिट्रियासिस अल्वा है, पिट्रियासिस वर्सिकुलर है, और हैंसेस डिजीजेस के भी कुछ केसेस कुछ कुछ ठीक होते हैं। तो इनको ठीक करना तो आसान है, और फिर विटिलिगो को हम अपने तरीके से अप्रोच करते हैं। तो इतना तो ये हमारा इन जनरल डिस्क्रिप्शन था विटिलिगो का। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं,
तो ट्रीटमेंट जब हमारा होता है कि मेन हमारा जो कंसर्न है ट्रीट करने का कि हमारे जो मेलानोसाइट्स फॉर्मेशन है वो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको हम दोबारा से सही नॉर्मल स्टेज में लेके आ सकें और जो हमारा बॉडी उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसको हम रोक सकें। तो रीपिगमेंटेशन, प्रिवेंट फर्दर डिपिगमेंटेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स बाय प्रोमोटिंग माइग्रेशन फ्रॉम हेयर फॉलिकल and activate dormant melanocytes, increase production of a melanin from existing functional melanocytes। तो मेन हमारा पर्पस यही है कि जो मेलानोसाइट सेल्स हैं उनको इंक्रीज करना और मेलानिन फॉर्मेशन को बढ़ाना। तो ओवरऑल हमारा होम्योपैथिक में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सीधा सीधा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसके जनरल्स निकालने की कोशिश करना है, क्योंकि इस डिजीज में हमारा कोई सच लोकल कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, कुछ एक दो मेडिसिन को छोड़ के, और कहीं ना कहीं फिर जाके हमको कॉन्स्टिट्यूशनल देना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हमको मेडिसिन देना पड़ता है। अब इसमें बात आती है कि हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से जाना चाहिए, और कुछ एक ऐसी मेडिसिन के ग्रुप हैं वो जनरली इन केसेस में कहीं ना कहीं बीच में यूज होगी ही होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी केसेस या किसी भी थ्योरीज में कहीं भी कोई विटिलिगो केस ट्रीट किया गया हो और ये मेडिसिन कहीं ना कहीं यूज ना हुई होगी, चाहे वो किसी भी तरीके से अप्रोच किया गया हो, कोई भी थ्योरी लगा के अप्रोच किया होगा, बट ये मेडिसिन उस केसेस में जरूर यूज होती है। तो जो कॉमन मेडिसिन हैं जो हम विटिलिगो केसेस में ज्यादातर देखते हैं या ज्यादातर यूज होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम जब ट्रीट करते हैं तो ट्यूबरक्लाइनम, कार्सिनोसिन, सिरीनम, मेड्राइनम ये टॉप ग्रेड की मेडिसिन में आती हैं। फिर सल्फर, कैलकेरिया, कैलकेरिया सल्फ, लाइको, फास्फोरस, थूजा, नाइट्रिक एसिड, ये फिर हमारे सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन में आते हैं। देन थर्ड लाइसिन, जिंकफॉस और सैनिकुला। देन फोर्थ में नेट्रम ग्रुप, स्नेक ग्रुप, एंड फिर फिफ्थ वाला होता है कि हो सकता है कि कोई और एक ऐसा मेडिसिन हो जो ज्यादा उसमें दिखाई दे रहा हो जनरल्स में, तो फिर हम उस पर जाते हैं। बट दीज आर द मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो हमारे विटिलिगो केसेस में काफी हद तक कवर करते हैं केसेस को। फिर अगर हम स्पेसिफिक की बात करते हैं तो कभी कभी कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन में जैसे फोकल जब विटिलिगो खासतौर से जब हमको दिखता है, तो फोकल विटिलिगो में ज्यादातर सोरेलिया जो टिंचर है, कभी कभी हम जब जनरल्स पे देते हैं और जनरल्स पे देने के बाद उसमें बहुत माइन्यूट चेंजेस आते हैं और रिकवरी उसकी बहुत स्लो होती है, तो फिर हम जब फोकल वाले में अगर सोरेलिया क्यू को अप्लाई करने के लिए देते हैं तो उसकी रिकवरी थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है और फिर वो जल्दी जल्दी वहां पर कलर आने लगता है। तो फोकल के लिए सोरेलिया क्यू बहुत अच्छा है। माइका भी एक मेडिसिन है जिसका कोई खास इंडिकेशन नहीं है, बट ये भी फोकल ही केसेस में थोड़ा बहुत काम करता है। पिट्यूट्रिन ये भी एक मेडिसिन है, जब फोकल वाला अगर है तो उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएगा, बट जनरल वाले में पिट्यूट्रिन का कोई खास रोल नहीं है। लिकोट्रिकिया जो जहाँ जो एरिया व्हाइट पेचेस एरिया है वहां पर जो हेयर्स भी व्हाइट हो रहे हैं, तो फिर उसमें हम विंका माइनर को सोच सकते हैं। विंका माइनर एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। और एलोपेसिया एरिएटा के साथ में तो उसमें भी हम विंका माइनर सोच सकते हैं। सिमेट्रिकल की अगर हम बात करते हैं तो सिमेट्रिकल वाले में हम जिंकम फॉस को स्पेसिफिक मेडिसिन में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जिंकम फॉस में जो डिस्कलरेशन है वो दोनों साइड लगभग लगभग सेम दिखाई देता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हमारा सोरेलिया क्यू काफी अच्छा है, बट इसको हम फोकल में ही अगर हम यूज करेंगे तो बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले पेशेंट्स को पहले बताना होगा कि अगर लगाने के बाद जरा सा भी इरिटेशन हो रहा है या बर्निंग हो रही है तो फिर उसको अप्लाई नहीं करें, क्योंकि कभी कभी किसी किसी पेशेंट में इसमें बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो इसलिए बेटर है उसको पहले बता दिया तो उस चीज को ध्यान रखेगा। लेकिन और लगाना भी है तो सोरेलिया क्यू को जब हम लगाने के लिए बोलते हैं तो उसको लगाने के बाद उसको बोलना है कि 10 मिनट एटलीस्ट सन एक्सपोजर होना चाहिए, और डायरेक्ट नहीं है, मतलब सनलाइट हो वहां पर अपना उस पार्ट को थोड़ा एक्सपोज करेगा और सोरेलिया क्यू लगा के बैठेगा। और ज्यादा दिन नहीं, हफ्ते 10 दिन या 15 दिन तक लगाने के लिए दे सकते हो, फिर 15 दिन बाद फिर एक गैप कर देना चाहिए। ये नहीं कि कंटिन्यूसली लगाते ही जा रहे हैं लगाते जा रहे हैं, क्योंकि फिर वो कभी कभी स्किन को जला देता है। तो उसको 10-15 दिन दे दिया, देन 10-15 दिन बाद फिर उसको वेट करने को बोला, देन अपना मेडिसिन सेकलेक या जो कुछ भी उसको बस चलने दिया, तो फिर वो लगभग लगभग चेंजेस आने लगते हैं। पोटेंसी यूजली इसमें अगर हम मोस्टली केसेस में हम जनरल्स पर ही जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर्स उतने ज़्यादा नहीं है। जनरल्स पर जाते हैं तो यहाँ पर हमको एक हाई में एक मेडिसिन देना चाहिए, 1 एम या 10 एम। और 1 एम 10 एम से लो पोटेंसी तो मतलब नहीं, अगर तभी देना चाहिए, बट अगर 1 एम 10 एम में तो सीधे सीधे बस जनरल्स देख के
उसका 1 m या 10 m दे दिया, देन एटलीस्ट 1 month तक का वेट करना चाहिए उसके चेंजेस को देखने के लिए। 1 month में अगर कुछ भी नहीं चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्पॉट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं या कुछ पिगमेंट नहीं दिखाई दे रहा, देन फिर उसको रिकेस करके फिर मेडिसिन को चेंज करना चाहिए या पोटेंसी उसकी चेंज करना चाहिए। बट यूजली हाई पोटेंसी रखना चाहिए। लो अगर स्पेसिफिक पे, तब हम फिर लो पे जाके उसके डोजेस को बढ़ा सकते हैं, पोटेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं 30 से 31 या 32। तो ये हमारे मेन मेन मेडिसिन हैं जो इनके हम मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल की अगर हम जब बात करते हैं तो ये मेजर मेडिसिन है, ट्यूबरक्लाइनम, कार्सिनोसिन, सल्फर, कैलकेरिया, लाइको एंड ये नेट्रम और स्नेक। तो इनके हमारे पास सिर्फ पिक्यूलियस ही अगर हमको दिखाई देना है तो हमको स्टार्ट कर देना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ काफी सिम्टम्स हमको मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर हम वेट करें या नहीं करें, कुछ नहीं। हमारे पिक्यूलियर्स जो हर किसी एक मेडिसिन के कुछ पिक्यूलियर कीज हैं, मतलब पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं, तो उन पिक्यूलियर्स 4 या 5 सिम्टम्स अगर हमको दिखाई दे ना, देन उस मेडिसिन से हमको स्टार्ट करना चाहिए। तो अब अगर हम इन मेडिसिन के की पॉइंट अगर हम देखते हैं, तो जैसे ट्यूबरक्लाइनम है, तो ट्यूबरक्लाइनम में जो मोस्टली अगर हमको दिखाई देगा कि सबसे पहले बच्चा है या फिर यंग एडल्ट पर्सन है तो नेवर सेटिस्फाइड, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मुझको यहाँ घुमाने ले चलो, मुझे वहाँ घूमने जाना है। तो इस तरीके का जो मेंटल उसका एटीट्यूड होता है, तो ये बच्चे या एडल्ट में दिखाई देगा। वो जॉब, जैसे एडल्ट है तो वो जॉब कर रहा है तो जॉब बार बार चेंज करेगा, इधर से उधर जाएगा। घूमना उसको बहुत अच्छा लगता है तो कोई भी टूर होगा तो तुरंत जाने के लिए इंटरेस्ट लेगा। तो इस तरीके से डिजायर फॉर ट्रैवलिंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही डिजायर फॉर ट्रैवलिंग, नेवर सेटिस्फाइड होगा। डिस्ट्रक्टिव, गुस्सा बहुत ज्यादा है इसको, गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि सामने वाले का या तो सर फोड़ देगा या फिर सामान तोड़ देगा, उसको नहीं समझ में आता। ठीक है। एक मतलब अभी कुछ समय की बात है, 3-4 महीने पहले एक ट्यूबरक्लाइनम का बच्चा था, और वो मतलब वैसे देखने में ट्यूबरक्लाइनम नहीं लग रहा था, मतलब ट्यूबरक्लाइनम नहीं, वो टेरेंटुला का था। देखने में नहीं लग रहा था गुस्से वाला, वो गुस्से क्या मतलब है कि शरारत करने वाला। लेकिन वो उसकी जो सिस्टर है, सिस्टर का जो बैग था, उस बैग को वो वॉशिंग मशीन में डाल के छोड़ दिया उसने। मतलब उसमें सारी उसकी बुक्स वगैरह रखी थी, सब कुछ रखी थी, और वो बैठा हुआ शांति से, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तो बाद में उसके पेरेंट्स ने जब देखा तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की ये हरकतें करता है। तो ट्यूबरक्लाइनम के लिए मेंटल कुछ इस तरीके का हो, गुस्से वाला हो और नेवर सेटिस्फाइड हो, एंड डिजायर फॉर मीट एंड बनाना। खाने में इसको मीट, मतलब इवन जब हम पूछते हैं ना कि खाने में क्या पसंद है, मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, नॉन वेज, तो चेहरे पे बस देखना चाहिए कि उसके चेहरे पे स्माइल आया कि नहीं आया। और जैसे ही, जैसे मीठा बोलने पे चेहरे पे स्माइल आया, देन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजायर। और अगर नहीं आया है तो फिर वो डिजायर हम कंसीडर नहीं कर सकते उसको, फिर कुछ और सिम्टम्स हमें देखने पड़ेंगे। बट मोस्टली मैंने जो केसेस देखे हैं कि अगर कोई भी डिजायर हम पूछते हैं तो उसके चेहरे पे हल्का सा स्माइल जरूर आता है, जिसकी मतलब डिजायर अगर है। चॉकलेट भी पूछोगे तो वो एक हल्की स्माइल जरूर आएगी। मीट, मतलब मीट तो पता नहीं क्या है कि उसमें, मैंने तो खैर खाया नहीं है, लेकिन जो मीट वाले हैं तो वही बता सकते हैं। तो मीट का जहाँ बात करते हैं तो वो चेहरा तो ऐसे खिलखिला उठता है कि जैसे कि अरे वाह, इससे बढ़िया और कोई चीज ही नहीं है। तो डिजायर फॉर मीट एंड फ्रूट्स में बनाना, टेंडेंसी टू कैच कोल्ड, ये फिर हमारा नेक्स्ट कंफर्मेटरी सिम्टम हो सकता है। तो अगर हमको इतने सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, देन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द ट्यूबरक्लाइनम 1 m और 10 m, देन वेट। ठीक है। सिरीनियम, पहले कार्सिनोसिन देखते हैं। कार्सिनोसिन जैसे है, तो हाँ, नोजोड्स, हमेशा ध्यान रखना कि नोजोड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्किन के केसेस में, खासतौर से विटिलिगो केसेस में। तो कहीं ना कहीं ये नोजोड्स और सल्फर, कैलकेरिया, लाइको, ये तीनों और ये नोजोड्स जितना भी है, ये सब कहीं ना कहीं इनका विटिलिगो केसेस में रिजल्ट दिखाई देता है। ऐसी कार्सिनोसिन है, कार्सिनोसिन जैसे हम बात करते हैं कि सिंसियर, सीरियस स्टूडेंट होगा या फिर एडल्ट होगा। बच्चे होंगे तो बहुत सिंसियर होंगे, सुनेंगे, समझेंगे बातों को, सबकी जज करेंगे, फिर उस हिसाब से काम करेंगे। अपने काम को समय से करने की आदत होगी, ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरीके के टैलेंट होंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर एक टैलेंट दिखाई देगा। तो फेस्टिडियस, आर्टिस्टिक, सेंसिटिव, क्रिएटिव, ये सेंसिटिव भी बहुत होते हैं, तो इसलिए नेट्रम्यूर, स्टैफ, ये सब कार्सिनोसिन कहीं ना कहीं आसपास ही इनके घूमता है। तो सेंसिटिव होते हैं, कोई बात इनको बहुत बुरी लगेगी, एकदम सडनली फिर रिएक्ट करेंगे, इमोशनली रिएक्ट करेंगे, गुस्से में नहीं रिएक्ट करेंगे।
एवरीथिंग कलरफुल, इनको हर चीज रंग बिरंगी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये आर्टिस्टिक हैं, ठीक है। फिर फियर ऑफ हाई प्लेसेस कभी कभी किसी किसी में मिल सकता है, जरूरी नहीं सब में मिले, बट हाँ फियर ऑफ हाई प्लेसेस भी मिलता है। डिजायर फॉर चॉकलेट, जो इसका एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेटरी सिम्टम है। स्वीट सॉल्ट बराबर ही है, और कोल्ड थिंग्स की डिजायर है। एग की डिजायर है, हॉट पेशेंट होता है। तो जैसे फॉस्फोरस टाइप का पेशेंट है बट हॉट दिख रहा है, डिजायर चॉकलेट है, तो हम कार्सिनोजन। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट है बट आर्टिस्टिक दिख रहा है, फियर ऑफ हाइट प्लेट के साथ में डिजायर फॉर चॉकलेट दिख रहा है, तो हम कार्सिनोजन पे जा सकते हैं। तो इस तरीके की जितने भी स्किन डिसऑर्डर हैं या सिस्टमेटिक डिसऑर्डर्स हैं या कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीजेज हैं, अगर हमारे सामने कार्सिनोसिन दिख रहा है, देन हमें कार्सिनोसिन से जाना चाहिए। सिरिनम भी कार्सिनोसिन का ही लेवल नियरर मेडिसिन है। कार्सिनोसिन टाइप विद वॉर्म्स, यूजली वॉर्म्स कंप्लेन के साथ में हो, खासतौर से जो बच्चे होते हैं 15-20 साल के आसपास के या 10 से 15 साल के, और उनकी वॉर्म की कोई हिस्ट्री हो कि वॉर्म्स भी उनको कीड़े निकलते हैं, थ्रेड वॉर्म वगैरह, तो वहाँ कार्सिनोसिन टाइप और वॉर्म्स के साथ में, देन फिर हम सिरिनम पे जाएंगे। सिरिनम एक्चुअली ये कैंसर के केसेस में भी काफी अच्छा इसका रोल है, या फिर कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है बट कार्सिनोसिन टाइप का केस हो और कुछ इस तरीके की कंडीशन हो, तो फिर हम सिरिनम से स्टार्ट करेंगे। इसको नेवल एरिया में कुछ अजीब सा लगता है, कि लगता है यहाँ पे कुछ खाली खाली सा या कुछ नोच रहा है कुछ, ये नेवल एरिया में सेंसिटिविटी कभी कभी बताते हैं। बट अगर हमें सिरिनम देना है तो वॉर्म्स की हिस्ट्री के साथ में अगर कार्सिनोसिन मिल रहा है तो फिर हम सिरिनम पे जा सकते हैं। या कोई कैंसर का केस हो और वहां फिर विटिलिगो लेके आ रहा है, तो फिर हम कार्सिनोसिन जैसा है तो फिर हम सिरिनम से जा सकते हैं। बेडोराइनम ये बहुत कॉमन मेडिसिन है, खासतौर से जितने भी क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं इस तरीके के, स्किन के या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन के, खासतौर से जेनिटल एरिया के या फिर ये किडनी के, इस तरीके से इसमें मेडोराइनम बहुत यूज होता है। और मेडोराइनम का तो पिक्यूलियर है कि लैंग ऑन एब्डोमेन, डिजायर आइज, डिजायर ऑरेंज और बनाना, अगर इतना भी हमको मिलता है तो हमें मेडो से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लेयर एक मेडो की कहीं ना कहीं उसके केस में है। अगर हम पहले नहीं देंगे तो शायद बाद में देना पड़ेगा, ठीक है। तो एंग्जियस होते हैं, नर्वस होते हैं, फियरफुल होते हैं, ये बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डरपोक टाइप के होते हैं, कंसंट्रेशन इनका काफी वीक होता है, पढ़ने लिखने में भी ये जो है जल्दी मेमोरी इनका अच्छा नहीं होता है, लापरवाही बहुत ज्यादा करते हैं, कामचोर बहुत ज्यादा होते हैं, चीजों को टालने की बहुत कोशिश करते हैं। खाने में इनको बस आइसक्रीम, आइस क्यूब्स, फल में संतरा, केला, ये सब बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये मेडोराइनम को, और ये चिली हॉट में चिली की तरफ थोड़ा ज्यादा है बट कभी कभी हॉट भी मिल सकता है। तो सल्फर की बात करें तो सल्फर एज यूजुअल केयरलेस है, बट बहुत टॉकेटिव है, वो समझता है सारा ज्ञान मुझी को ही मिल गया है, तो वो अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करेगा, लोगों के बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा। हॉट होता है, डिजायर स्वीट्स, डिजायर फैट, पसीना बहुत ज्यादा होगा उसको, ठंडी चीजें या गर्म चीजें लगभग बराबर ही हैं, बट इतने में हम सल्फर को जज करते हैं कि हाँ हॉट है, डिजायर स्वीट है, डिजायर फैट है। बर्निंग पाम एंड सोल्स या वर्टेक्स में तो कई बार सर को छूने पर गर्म लगता है या फिर हथेली पंजे गर्म लगते हैं, तो फिर वो सल्फर हो सकते हैं। केयरलेस है, गंदगी मचा के रखते हैं, कार्सिनोसिन के जस्ट उल्टे होते हैं, काम धाम से कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ बातूनी नंबर 1 होते हैं, सवाल जवाब बहुत करते हैं, तो ये सल्फर हो गया। नहाने के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन है इनका पानी, तो इसलिए नहाने की जहां बात करो तो एकदम पानी में हाथ डालेंगे तो एकदम पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता है इनको, कि अरे मतलब इतनी भयंकर गर्मी में भी अगर पानी शरीर से टच हो गया तो वो ऐसे कांपेंगे जैसे कि बर्फ शरीर में टच हो गई, ठीक है। तो ये सल्फर है। तो और विटिलिगो केसेस में सल्फर कहीं ना कहीं, क्योंकि किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन है और सोरा तो ऑब्वियसली विटिलिगो का है ही है, तो कहीं ना कहीं सल्फर हमको देना ही पड़ता है। और केसेस देखे हैं 1M 10M में सल्फर देके चेंजेस आते हैं, लेकिन सीरीज ऑफ मेडिसिन भी चलती है, ये नहीं कि हाँ एक ही मेडिसिन से केस रिजॉल्व हुआ है, सीरीज ऑफ मेडिसिन भी चलते हैं। लाइकोपोडियम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डोमिनेटिंग है, डिजायर स्वीट, डिजायर टी, गैस्ट्रिक ट्रबल्स है, कॉन्स्टिपेटेड है, फर्स्ट हार्ड देन सॉफ्ट स्टूल है, कुछ इस तरीके के अगर दिखाई दे रहा है तो फिर लाइकोपोडियम की तरफ जाएंगे। कैलकेरिया कार्ब, चिली है, डिजायर स्वीट है, पसीना बहुत है ज्यादा, सर के पास में या फेस पे ज्यादा पसीना आता है, ये भी थोड़े बहुत डरपोक टाइप के हैं। हाँ इसमें क्या होता है कि बच्चों में सिंस बर्थ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है, मतलब इनके दांत भी बहुत लेट आए, चलना भी बहुत लेट सीखा, फीमेल है तो पीरियड्स बहुत लेट आए, तो कहीं ना कहीं इनके जो माइलस्टोन है वो काफी डिलेड रहे हैं,
मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स सिंस बर्थ, फ्राइटेंड, माइल्ड एंग्जियस, लोग फेयरफुल होते हैं, मतलब थोड़ा सा घबरा जाते हैं जल्दी ये। बाकी वही चिली है, पर्सपिरेशन अराउंड हेड एंड फेस। डिजायर में स्वीट तो है ये, लेकिन एग, अगर नॉन वेजिटेरियन फैमिली है तो एग भी बहुत पसंद है इनको। उल्टी सीधी चीजें तो पसंद है। हाथ पैर इनके ठंडे होते हैं। और वहीं अगर कैलकेरिया और सल्फर का जब मिक्स दिखाई दे और हॉट दिखाई दे, बट डिजायर एग दिखाई दे, पसीना सिर्फ सर पे दिखाई दे, तो फिर हम कैलकेरिया सल्फ पे जाएंगे। और ये चारों मेडिसिन विटिलिगो की एक मेन मेडिसिन में ये भी बहुत आती है। हॉट कैलकेरिया, हीट लाइंग ऑन एब्डोमेन। हाँ, कैलकेरिया सल्फ और मेडोराइनम, ये भी कई बार कंफ्यूज करता है कि ये मेडो है या कैलकेरिया सल्फ है, क्योंकि लगभग लगभग दोनों के सिम्टम्स बहुत नियरर आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कैलकेरिया सल्फ दिया, उसके बाद में नहीं कुछ रिजल्ट मिला, बट मेडो दिया, देन चेंजेस आने लगते हैं। तो ये चीज को भी ध्यान रखना कि कैलकेरिया सल्फ और मेडो लगभग लगभग मिलती जुलती मेडिसिन है। पसीना अगर फेस पे, हेड पे है, तो कैलकेरिया सल्फ सबसे पहले जाएगा, नहीं तो फिर डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो किसी से भी हम, अगर थोड़ा ओबीज दिख रहा है तो भी हम कैलकेरिया सल्फ से स्टार्ट करते हैं, बाकी मेडो से फिर देख सकते हो। थूजा, थूजा तो वैसे भी बर्नेट का एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, ये एंटीसाइकोटिक में रखा जाता है, और कई बार थूजा काफी हेल्प करता है केसेस में। माइल्ड है, नेट्राम्यूर के जैसे लगता है, मतलब कोई ज्यादा गुस्सा नहीं है, हाँ ठीक है, सब कुछ सही है। खाने पीने में नमकीन पसंद है, चाय पसंद है, कच्चा प्याज या तो नहीं पसंद है या फिर बहुत पसंद है। ठीक है, इतना भी अगर मिलता है देन हम थूजा दे सकते हैं। सपने अगर मिल गए तो वेल एंड गुड है, कि ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग इसका एक इंपॉर्टेंट ड्रीम है। बट कभी कभी ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग नहीं भी मिलता है, तो ये चिली, डिजायर, सॉल्ट, डिजायर टी और ऑनियन, ये भी इसका ट्रायड जो है इंपॉर्टेंट है थूजा का, और ये हम इस पर भी कई बार देते हैं तो उससे भी चेंजेस दिखते हैं। फॉस्फोरस एक्सट्रोवर्टेड है, फ्रेंडली है, मिक्सअप इजली होता है, सबसे बातचीत करना उसको बहुत अच्छा लगता है, कंपनी में रहना, सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा है। नमकीन, चटपटी चीजें, ठंडी चीजें बहुत पसंद है इसको, इसको भी चॉकलेट वगैरह, बट ये चिली होता है तो कार्सनोसिन के नियरर हो सकता है, बट ये थोड़ा चिली की तरफ होता है। कार्सनोसिन आर्टिस्टिक ज्यादा होता है, ये आर्टिस्टिक नहीं होता है। चटपटा इसको और ठंडी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, स्लीप ऑन राइट साइड हो सकता है, तो फिर हम फॉस्फोरस पे जाएंगे। नाइट्रिक एसिड, ये भी, इसको कभी मत मिस करना, ये भी विटिलिगो का एक मेन दवा है, काफी केसेस में ये हेल्प करता है। नाइट्रिक एसिड की जब नमकीन, चटपटा पसंद हो, चिकना पसंद हो, डिजायर सॉल्ट फैट हो, गुस्सा बहुत ज्यादा हो, तो चिली पेशेंट हो, गुस्सा ज्यादा और डिजायर फॉर सॉल्ट स्पाइसी फैट हो, तो इतने में भी नाइट्रिक एसिड पे जा सकते हो। अगर ऑफेंसिव यूरिन के साथ मिल गया तो फिर काफी हद तक नाइट्रिक एसिड दिख ही गया। लेकिन इसको गुस्सा बहुत आना, एंजाइटी फॉर हेल्थ, और मतलब गुस्सा इतना ज्यादा है, रिवेंजफुल वाला गुस्सा होता है। मतलब आज ही या कल पता नहीं, एक पेशेंट था, वो बता रहा था कि हम गुस्सा हमको बहुत आता है, और गुस्सा आता है, हम दिखाते नहीं है उस समय पे, लेकिन हम फिर ऐसे दिखाते हैं कि वो भी जीवन में फिर याद करता है कि हाँ, इन्होंने किससे पाला पाला है। तो वो एक तरीके से रेवेंजफुल वाला गुस्सा होता है जो नाइट्रिक एसिड में। तो अगर नमकीन पसंद हो, चिकना पसंद हो, और इनको इंडाइजेस्टेबल थिंग्स भी पसंद होता है, मिट्टी विट्टी, ये चौकड़िया, ये सब भी पसंद होता है, तो अगर यहाँ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो फिर हम नाइट्रिक एसिड पे जा सकते हैं। सैनिकुला, खासतौर से बच्चों में ये भी बहुत यूज होता है, कभी कभी बच्चों में विटिलिगो के केसेस आते हैं। तो अगर कॉन्स्टिपेटेड है तो सबसे पहले तो सैनिकुला, वेरेट्रम, ग्रिफाइटिस, सैलिसिया, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, ये थूजा, ये सब आसपास दिखाई देती हैं। बच्चा गुस्से वाला बहुत ज्यादा है, बात नहीं मानता है, जिद्दी बहुत ज्यादा है, खाने में उसको उल्टी सीधी चीजें पसंद है, अंडा पसंद है या फिर चटपटी चीजें पसंद है, तो ये फिर कहीं ना कहीं सैनिकुला हो सकता है। तो याद रखना कि, और ये सैनिकुला तो ये मिनरल वाटर है, ये इसमें लगभग लगभग सारे ये मिनरल, जैसे सैलिसिया है तो सैलिसिया का एलिमेंट दिखाई देगा उसमें कि पसीना उसको आ रहा है और कॉन्स्टिपेटेड है, प्लस ये काफी डल फील करता है। मैककार वाला, इसको अकेलापन फील होगा, फॉसेकन फीलिंग दिखाई देगा। कैलकेरिया कार में भी इसमें स्वेटिंग होगी, सॉरनेस होगी, एग पसंद होगा इसको। थूजा में इसको डिजायर फॉर ये सॉल्ट होगा, इसके साथ साथ इसको ये चाय वगैरह पसंद हो सकता है। नेट्राम्यूर वाला ये जिद्दी बहुत है, लेकिन सीरियस भी दिखाई देगा, देखने में बहुत सीरियस दिखेगा, लेकिन जब बताएंगे पेरेंट्स या अटेंडेंट कि अरे इतना जिद्दी है कि इसको तो मनाना बहुत मुश्किल है। आयोडियम का रेवेनस एपेटाइट है, बट दुबला पतला है।
तो ये जब मिक्स मेडिसिन का दिखाई दे रहा है और दो हमारे सिम्टम्स इंपॉर्टेंट जैसे कॉन्स्टिपेटेड और गुस्सा, कॉन्स्टिपेशन और गुस्से के साथ में जब मिक्स मेडिसिन दिखाई दे सल्फर वो कैलकेरिया, ये नेट्रम और इस तरीके से ये सैलिसिया, तो फिर सैनिकुला सबसे पहले जाना चाहिए। लाइसिन अगर हम बात करते हैं तो लाइसिन ये भी एक मेन रेमेडी आता है, खासतौर से जब इसके मेंटल सिम्टम्स देखते हैं तो ये फास्फोरस या अर्जेंटम जैसा दिखाई देगा, कंपनी डिजायर है या फिर फियर ऑफ हाई प्लेसेस है, एंग्जाइटी है इसके अंदर, तो लुक्स लाइक फास्फोरस और अर्जेंटम नाइट्रिकम। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, डिजायर फॉर चॉकलेट, सॉल्ट, फैट, वॉमिटिंग, तो चॉकलेट जैसी दिखाई देगा तो फिर हम चॉकलेट ग्रुप मेडिसिन देखेंगे कि जिंको वैलोवा है कि कार्सिनोसिन है या फिर ये सीरीनम, ये है सीरीनम है या फिर चॉकलेट है, कोई भी हो सकता है। बट लाइसिन को भी कभी मिस मत करना, डिजायर फॉर चॉकलेट के साथ ये भी हो सकता है, फॉस्फोरस के जैसा हो सकता है। बट लाइसिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि फियर ऑफ वाटर, क्लास्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस और द क्लोज्ड स्पेसेस जो अर्जेंटम नाइट्रिकम के जैसा है, फियर ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ जहाँ उसने बताया, और इसका फिर हम कंफर्मेटरी जो सिम्टम करते हैं जैसे कि एवर्जन फॉर एप्पल, इसको सेब नहीं पसंद है। फैट इसको जो है मोस्टली डिजायर होता है बट अवर्जन भी मिल सकता है। बट लाइसिन को थोड़ा सा जब हम केस ले रहे हैं कि लेते चले जा रहे हैं लेते चले जा रहे हैं, और जैसे ही हमने पूछा कि रिपर्टरी में भी लाइसिन आ जाता है, तो जब हम पूछते हैं कि पानी से डर लगता है तो देन जहां उसने बोला फियर ऑफ वाटर, तो देन इट इज कंफर्म लाइसिन है हमारा। ठीक है, तो फियर ऑफ वाटर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी सिम्टम है। तो डिजायर फॉर चॉकलेट सॉल्ट के साथ में भी इसको भी याद रखना, लाइसिन को कार्सिनोसिन और फास्फोरस के साथ में। चिंकम फॉस यूजली ये सिमेट्रिकल विटिलिगो का एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। कभी कभी अगर हमें जनरल्स नहीं भी मिल रहे हैं देन हम चिंकम फॉस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में हम क्या करेंगे कि पोटेंसी हमारा हम लो से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम जनरल्स पे नहीं जा रहे हैं, तो हम जिससे उसको रिपीट करेंगे। जनरल 30 पे जिंकम फॉस 30, देन 31, 32, ऐसे सक्सेसिवली डोजेस बढ़ाएंगे गैप दे दे के 15-15 डेज में, तो फिर कभी कभी चेंजेस मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाके बीच में फिर कोई ना कोई नोजोड या कोई ना कोई डिपेक्टिंग इंटरक्रेंट देना ही पड़ेगा। तो जिंकम फॉस का एक तो एक स्पेसिफिक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट जनरल्स पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये फास्फोरस के जैसे दिखाई देगा कि डिजायर फॉर सॉल्ट है, डिजायर फॉर कोल्ड ड्रिंक है, कंपनी डिजायर है। बट जिंकम वाला डलनेस है कि बोलेगा कि काम करने का मन नहीं करता है, थकावट बहुत महसूस होती है, सो के जब उठते हैं तो फिर मन नहीं करता है, कहीं जाने का मन करता है कि लेटे रहें सोते रहें, तो फिर दिखाई देगा कि अच्छा फास्फोरस है बट डलनेस है, तो ये जिंकम फॉस हो सकता है। और विटिलिगो का केस है तो देन फिर हम जिंकम फॉस पर जाएंगे। क्रोटेलस हॉरिडस, इसके भी कई बार केसेस देखे हैं विटिलिगो से ठीक होते हुए। तो क्रोटेलस हॉरिडस ये स्नेक ग्रुप का एक मेडिसिन है। तो स्नेक ग्रुप में जैसे लैकेसिस, सेंक्रिस, तो ये भी उसी ग्रुप का क्रोटेलस हॉरिडस है। तो टाइट क्लॉथिंग से इसको इंटॉलरेंस है। बट ये मेंटली कैसा है, सैडनेस लीड्स टू थॉट ऑफ द डेथ, वीपिंग मूड, तो ये थोड़ा सा सैड होता है और थॉट्स इसको डेथ के आते हैं कि कहीं मैं फिर मर जाऊं या नहीं, मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पाता है। वीक मेमोरी, लोकेसियस है। एपेटाइट इसकी बहुत ज्यादा है, बहुत भूख लगती है। वीकनेस है, अवर्जन मीट, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स जर्नी। तो अगर ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स हो और अवर्जन मीट या कुछ, जैसे मान लिया वेजिटेरियन है, तो ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स है तो फिर हम लैकेसिस पे भी जाएंगे। लेकिन लोकेसिटी इसमें भी है, लैकेसिस में भी है। लेकिन लैकेसिस में क्या है कि हॉट है, फिर उसमें लैकेसिस में ये ड्रीम्स ऑफ उसका डेड बॉडीज के साथ में उसमें वो भी दिखाई देगा, स्नेक के साथ में डेड बॉडीज दिखाई देगा। लेकिन क्रोटेलस हॉरिडस में क्या है कि ये मेंटली थोड़ा सा सैड, डिप्रेस्ड दिखाई देगा एज कंपेयर टू लैकेसिस। लैकेसिस उतना सैड डिप्रेस्ड नहीं होता है एज कंपेयर टू क्रोटेलस हॉरिडस। तो क्रोटेलस हॉरिडस जब हमें थोड़ा सैड टीयरफुल मूड दिखाई दे और ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स दिखाई दे और भूख बहुत ज्यादा लगे उसको, लेकिन मन में वो कुछ नेट्रम टाइप का अगर दिख रहा है, तो फिर हम क्रोटेलस हॉरिडस पे जाएंगे। और वहां पे कई बार केसेस देखे हैं, खासतौर से ये फोकल वाले विटिलिगो के केसेस में मैंने देखा है, जैसे कि यहाँ पे एक गर्दन के आसपास था या फिर हैंड में था, तो ऐसे केसेस में कई बार कोटिलस हॉरिडस से रिस्पॉन्स दिखाई दिया। एलेप्स भी एक ऐसा मेडिसिन है जो कभी कभी ये भी हेल्प करता है। तो सस्पिशियस जेलस है लैकेसिस के जैसा, क्योंकि ये भी स्नेक ग्रुप का मेडिसिन है। लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो मेडो के जैसे दिखाई देंगे, डिजायर फॉर आइस, डिजायर फॉर कोल्ड।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये डिजायर फॉर आइज एंड स्लीप ऑन एब्डोमेन, ये मेडो के जैसा दिखाई देगा, लेकिन इसमें सलाद पसंद है एंड अवर्जन बनाना। तो जैसे ही हम उसको बनाने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि बनाना पसंद है या ऑरेंज अवर्जन, इसको बनाना या ऑरेंज में किसी एक पर्टिकुलर फूड पे अवर्जन होगा। मतलब अगर बनाना पसंद है तो ऑरेंज अवर्जन होगा, ऑरेंज पसंद है तो बनाना अवर्जन होगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली होगी, क्योंकि मेडो का पेशेंट होगा तो उसको बनाना ऑरेंज लगभग लगभग पसंद ही होता है, लेकिन अगर रिलैप्स का केस होगा तो फिर बनाना अवर्जन या फिर ऑरेंज अवर्जन, कोई एक चीज को एकदम बहुत मार्क बताएगा कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो कुछ इस तरीके से अगर केस दिखाई दे तो ये भी मेडो से कभी कभी कंफ्यूज करता है, तो इसको भी रिलैप्स को कंसीडर करना चाहिए। बाकी स्पेसिफिक मैं विंका माइनर बता ही चुका हूँ कि विंका माइनर जहाँ जो सराउंडिंग एरिया वहाँ पर अगर हेयर ग्रे, हेयर वाइट हो जा रहे हैं तो फिर हम विंका माइनर पे जाएंगे, या फिर वो पार्ट एलोपेसिया एरियाटा है और वहाँ पर बाल वाइट हो रहे हैं तो हम विंका माइनर सोचेंगे। सोरेलिया तो पर्टिकुलर लोकल एप्लीकेशन के लिए, खासतौर से फोकल के लिए है। माइका ये है कि अगर हमें कोई भी मेडिसिन नहीं समझ में आ रहा है लोकल में, लोकलाइज्ड विटिलिगो में, और हमने मेडिसिन दिया नहीं काम कर रहा है, तो एक बार को फिर माइका को भी ट्राई करके देख सकते हो, 30-31 दो तीन पोटेंसीज बढ़ा के, तो हो सकता है कभी कभी चेंजेस में। सेम थिंग विद पिट्यूटरियन है। पिट्यूटरियन की मतलब जब कुछ केसेस हैं कि कुछ ही नहीं बताना चाह रहे हैं, कुछ ही नहीं देना चाह रहे हैं, तो फिर ये हमारी कुछ मेडिसिन है वहां पर हम ट्राई कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पर ही जाना पड़ता है। अब दो केसेस यहाँ पर फिलहाल जिनका मेरे पास फोटो मिल गया तो मैंने रखा। ये एक फीमेल का केस है, 26 इयर्स का। अभी तक यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? फिर लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। सब क्लियर है ना? हेलो, मुझे पता होना चाहिए ना, आवाज जा रही थी कि नहीं जा रही थी? सर आ रही है। आवाज आ रही है। ठीक है। तो ये केस था, 26 इयर्स की फीमेल थी, और ये मई के मंथ में, मतलब ये लास्ट ईयर में आई थी, आई थिंक 23 के आसपास की बात है शायद। तो जब ये आई थी तो इसका ये फेस पर था, ये अगर यहाँ पे देखेंगे हम आईब्रोज के आसपास, तो ये कुछ इस तरीके से पैच था वाइट वाला। फिर मेडिसिन इसको दिया, तो जब केस लिया इसका तो कुछ इस तरीके का केस था। डिजायर फॉर स्वीट्स था, हेड में डेंड्रफ वाइट, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड वाटर डिजायर, एग डिजायर, फ्राइड एग डिजायर, फैट अवर्जन, चिली पेशेंट, स्केली इरप्शंस भी थे, स्किल्स भी आते थे, एग डिजायर था साइड ऑन राइट साइड में, और कंप्लीट डिजायर थी। तो फिर मैंने इसको कैलकेरिया कार्ब दिया, कैलकेरिया कार्ब बने में दिया। देन फिर जून के जब मंथ में आई तो इसका ये एरिया और बड़ा हुआ दिखाई दिया, यहाँ पे ये इस तरीके से ये दिख रहा है, बट हल्का हल्का सा रेड दिख रहा था, मतलब कुछ लग रहा था कि कुछ पिगमेंटेशन हुआ है, बट एरिया थोड़ा सा बड़ा था। फिर भी कुछ नहीं, सेक्लेक ही दिया। फिर ये देखा कि ये कुछ इतना बड़ा इस तरीके से ये दिख रहा था, मतलब ये एरिया थोड़ा और बड़ा दिखाई दिया। तो केस लिया, तो केस में तो मुझे कुछ खास चेंजेस नहीं दिखाई दिए, सेम ही दिख रहा था। तो मैंने फिर इसको मेडिसिन कोई ना मतलब मेडिसिन में चेंजेस नहीं किए। देन सोरेलिया क्यू दे दिया मैंने, उसको लगाने के लिए दिया। सोरेलिया क्यू लगाने के बाद का फोटो मेरे पास से कहीं डिलीट हो गया, बट उसका जो है फिर धीरे धीरे करके वो ठीक हो गया, और 2-3 महीने शायद ही लगे होंगे, वो धीरे धीरे करके उसके चेंजेस खत्म हो गए। और ये अभी इसका फोटो आया, ये May 25 में, ये मे क्वीन का कुछ कॉन्टेस्ट हुआ था, तो उसको ये अवार्ड मिला। तो मतलब ओवरऑल ये इसी फील्ड में थी तो काफी डिप्रेसिंग थी उस समय पे कि ये ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट एनी हाउ ये ठीक हो गया उसका। तो ये केस था, ये ज्यादा लंबा नहीं खींचा, ठीक हो गया। ये केस है, ये अभी चल रहा है, बट हाँ इसका जब आई थी तो ये वाइट स्पॉट ऑन लेफ्ट था ही,
उसके थाई वाला फोटो मैंने व्हाट्सएप पे मंगाया था, बट वो मेरे नंबर पे नहीं, मिस हो गया। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम में उससे मंगा के दिखाऊंगा। तो फोकल ही था उसके थाई में, छोटा सा था। और इवन उसने एलोपैथिक मेडिसिन भी लिया था, पहले उसने लगाने के लिए दिया था, उसके बाद उसका वो खत्म भी हुआ, फिर अगेन फिर से दोबारा उसी जगह पे वो हो गया था। जब ये आया वाइट स्पॉट ऑन लेफ्ट थाई सिंस 4 मंथ, राइट अपर आईलाइड में भी था, यहाँ पे ये दिख रहा है छोटा सा वाइट सा। केस जब लिया स्वीट डिजायर था, चॉकलेट डिजायर था, फैट डिजायर था, एग डिजायर, टीथ ग्राइंडिंग, स्किन इचिंग, कंपनी डिजायर फॉर टेक कोल्ड टेंडेंसी एंड केयरलेस एंड हॉट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्सिनोसिन भी थोड़ा बहुत दिख रहा था कि डिजायर फॉर स्वीट, चॉकलेट, फैट डिजायर, एग डिजायर। बट जब आगे हम केस लेते गए तो फिर जब पूछा तो हाँ उतनी सिंसियर नहीं है, कोई ड्राइंग पेंटिंग नहीं है, केयरलेस बहुत ज्यादा है। तो फिर कार्सिनोसिन को ड्रॉप कर दिया मैंने। कार्सिनोसिन को ड्रॉप कर दिया, देन फिर कैलकेरिया सल्फ पर ही गया। डिजायर स्वीट है, फैट है, एग है, हॉट थी, कैलकेरिया सल्फ दिया। कैलकेरिया सल्फ 1 ml में दे दिया। तो ये 1 जून के आसपास का था। तो जब उसको ये दिया तो उसका जो थाई वाला था वो 15 दिन के अंदर वो धीरे धीरे करके पूरा श्रिंक करके खत्म हो गया, मतलब पिगमेंट पूरा लगभग लगभग आ गया, तो वो वाला पार्ट तो खत्म हो गया। लेकिन जो अभी आई वाला है, तो ये 1 जून से फिर 15 जून में थोड़ा सा एरिया में हल्का सा, मतलब कह सकते हैं 20% चेंजेस दिखाई दिए मुझे। और फिर इसके बाद ये 29th का है अभी, मतलब ऐसी एंड ऑफ द जून में। तो यहाँ पे भी ये थोड़ा जो आगे तक की था ये पार्ट इसका कम हुआ है। और यहाँ पे भी हल्का हल्का रेडनेस आई है इसकी। तो अभी फिलहाल ये सेकलेक पे चल रहा था। लेकिन 29 तारीख को, मतलब अभी जो लास्ट विजिट जब इसका था, तो इसमें मैंने फिर सोरेलिया यहाँ पे दे दिया कि केस में कुछ ज्यादा चेंजेस दिख नहीं रहे थे। और बहुत स्लोली स्लोली इसमें चेंजेस आ रहे थे, तो फिर भी मैंने सोरेलिया क्यों में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इसको दे दिया। थाई वाला खत्म हो गया था इसका। तो ये फिलहाल 2 केसेस थे जो अभी मेरे पास थे, तो मैंने, लेकिन और भी काफी केसेस ठीक हुए हैं। तो लेकिन कुछ केसेस ठीक भी नहीं हुए हैं। तो इसलिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि हाँ सारे केसेस ठीक हो जाएं। तो वो पेशेंट के लिए भी किस्मत वाला है और डॉक्टर के लिए भी किस्मत वाला है, जो मुझे लगता है। फिलहाल ओवरऑल यही था। अब किसी को कुछ बताना है या पूछना है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन गुड या इवनिंग कोई बॉस। केस? हाँ, गुड इवनिंग। बॉस, कैच कोड इजीली कैसे हम पेशेंट में पता करें बॉस? कैच कोल्ड ऐसा होता है कि जब हम केस ले रहे होते हैं तो केस लेते लेते हमको लगता है कि शायद ये ट्यूबरक्लाइनम की तरफ जा रहा है। तो मतलब कैच कोल्ड वाला, या तो कभी कभी पेशेंट खुद अपनी तरफ से बताता है कि वो ये ऐसे बोलता है कि मुझे अक्सर 12 महीने में 7-8 महीने जुकाम बना रहता है, जैसे ही मौसम बदला है या जगह बदलती है तुरंत मुझे सर्दी खांसी हो जाती है। दैट इज द कैचेस कोल्ड इजली। या पेरेंट्स जो बच्चे के होते हैं वो बताते हैं कि इसको तो हम दवा करा करा के थक जाते हैं, जैसे ही 15-20 दिन होते हैं जरा सा भी कुछ भी मौसम बदला तुरंत छींकने लगते हैं, तुरंत खांसी हो जाएगी, तुरंत जुकाम हो जाएगा, तुरंत जकड़न हो जाएगी। और इसको हम दवा कराते कराते थक जाते हैं, तो इसको सर्दी खांसी बहुत जल्दी जल्दी होता है। दैट इज द कैचेस कोल्ड इजली। जी बॉस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक केस था उसमें आर एच फैक्टर पॉजिटिव आया था हम्म और उसकी ट्रीटमेंट ने इतना अच्छा वर्क नहीं किया था, काली नाइट्रिकम गई थी। हम्म। तो उसमें हम आगे क्या सोच सकते हैं? आर ए फैक्टर पॉजिटिव आया था तो उसके सिम्टम्स किस मेडिसिन की तरफ दिख रहे थे, मतलब कंप्लेन क्या क्या थी सर उसकी? स्मॉल जॉइंट्स में स्वेलिंग थी और हम्म पेन था। एक्टिव स्पाइकाटा दिया है 20 बार तो मैंने। हम्म। और इसमें स्किन में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, रेडनेस हो रही है, एज, इचिंग हो रही है। एज क्या एज है? 50 के अराउंड है। 50 के आसपास है। यूजली क्या होता है कि जब आर ए फैक्टर पॉजिटिव है और कॉन्स्टिट्यूशनली दिया बट नहीं काम कर रहा है, तो हमको फिर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने होते हैं कि जो पर्टिकुलर्स हैं प्लस उसके साथ कोई डिजीज कंडीशन है, तो या तो कोई कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीजेस पर कोई मेडिसिन हमारा दिखाई दे जाए, या कोई स्पेसिफिक उस
कंप्लेन से रिलेटेड मेडिसिन हो, तो फिर हम उस पर अप्रोच करते हैं और फिर उसी को धीरे धीरे करके बढ़ा बढ़ा के फिर उस पर चलते हैं, तो उससे फिर कभी कभी चेंजेस मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में उसका या मतलब जो सिम्टम्स है उसको लेके आना, तो फिर उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, बट कोशिश करना कि पर्टिकुलर्स पे कोई ना कोई मेडिसिन शायद मिल जाए। कभी कभी डिजीज कॉम्बिनेशन जैसे स्किन के साथ में अगर जॉइंट्स है, तो फिर ये तुम्हारा स्टेलेंजिया हो सकता है, स्टेलेरिया हो सकता है, ये भी स्किन के साथ में जॉइंट्स पे अफेक्शन है। ठीक है, या फिर ये हमारा ए से है, वो कौन सा मेडिसिन है, अब स्किन में भी है ना कि क्या कंडीशन, स्किन में क्या डिजीज है उसको। Itching हो रही, स्किन में इचिंग हो रही है, रेडनेस है। हाँ, मतलब मैं अभी डिफाइन नहीं कर पाया हूँ क्या है। ठीक है, एक बार पूरा केस ले लेना, फिर डिस्कस कर लेंगे। और किसी का कुछ। हेलो सर। हम्म। सर डिजायर सॉल्ट और स्वीट तो सर केस में मिल जाते हैं सर, बाकी चीजें बहुत बार नहीं मिलती। सर उसको हाँ, एग्जैक्टली कैसे पूछें? देखो क्या होता है कि डिजायर स्वीट सॉल्ट, मतलब इसमें भी मैंने बोला ना कि जब चेहरे पे स्माइल दिखाई दे तभी इसको डिजायर में कंसीडर करना है, अदरवाइज डिजायर स्वीट सॉल्ट फिर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। जो दूसरे डिजायर्स हैं, तो वो दूसरे डिजायर्स तब आते हैं जब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आता है, उस मेडिसिन की तरफ लेके जाता है। जस्ट लाइक है कि हमको दिख रहा है कि इसको गुस्सा बहुत ज्यादा है, इसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो जब हमको लगा कि अच्छा ये ट्यूबरक्लाइनम की तरफ जा सकता है केस, तो हमने जैसे नॉनवेज डायरेक्टली उस समय नहीं पूछा डिजायर में, देन फिर हम उस समय पे डिजायर पूछते हैं कि इसको नॉनवेज पसंद है या नहीं पसंद है, तो फिर वहां क्लियर करते हैं। या फिर जैसे कि एप्पल वाला डिजायर वाला आया, तो अब ये डायरेक्टली हम डिजायर में नहीं पूछेंगे कि हाँ शुरुआत में कि एप्पल पसंद है या नहीं पसंद है, बट हमको लगा कि ये केस लाइसेंस की तरफ जा रहा है या फिर इसके हेलिवोरस की तरफ जा रहा है, तो फिर हम एप्पल, हमको दिमाग में आया कि अच्छा एप्पल इसका एक पिक्यूलियर डिजायर है, तो फिर हम उसके डिजायर्स को डायरेक्टली फिर पूछते हैं। बट शुरुआत में क्या होता है कि नॉर्मल डिजायर पूछते हैं कि भाई डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं कि खाने में क्या पसंद है, तो उसके दिमाग में जो अगर बहुत पिक्यूलियर होगा तो वो उसी को सबसे पहले बोले, नहीं तो फिर बोलेंगे चाउमीन बहुत पसंद है, पिज्जा बहुत पसंद है, बर्गर बहुत पसंद है। तो फिर एक तरीके से इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो स्पाइसी फूड है या फिर ये फेरिनीसियस फूड है, फिर इस तरीके के फूड्स में हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डिजायर्स वाला हमारा इन जनरल पहले रहेगा, देन बाद में कोई हमारी मेडिसिन जब जा रही है तो फिर हम वहां पर हम कंफर्म करेंगे उससे रिलेटेड जो उसका पिक्यूलर डिजायर होगा। क्लियर हुआ। यस सर, थैंक यू। हम्म। और किसी के पास कोई विटिलिगो केस हो। हेलो। हाँ मैम। हेलो। हेलो। मेरे पास एक मेरे दो केस थे विटिलिगो हम्म के। हम्म हम्म आगे बायलेटरल, और दोनों को ही ट्यूबरकुलोसिस से बहुत फर्क लगा था, लेकिन उसके बाद वो फिर आई नहीं पेशेंट। काफी हम्म कम हो गया था विद इन काफी कम टाइम में। और हम्म दूसरे का था एनस था, छोटी बच्ची थी, तो उसको ट्यूबरकुलोसिस से स्टार्ट किया था। वो बस था टीचर के लिए, हम्म। तो उसमें भी बहुत फर्क लगा। उसके बाद वो भी थोड़ा टाइम बाद नहीं आई। अच्छा, हाँ तो ठीक हो गई होगी। एक काफी मेरे पास पिक्चर लेना भी नहीं, बहुत दोनों को बहुत फर्क आया था। हम्म स्टार्टिंग केस है। आई हम्म। वाज अ बिग। हाँ तो ये ट्यूबरक्लाइनम इसलिए मैंने बोला है कि ये जो कुछ मेडिसिन हैं, ट्यूबरक्लाइनम है, सल्फर है, कैलकेरिया, लाइको, कार्सिनोसिन, मेड्रोइनम, ये सब मेन मेडिसिन में आती है। तो कहीं भी हमको हमको इनका पिक्यूलियर कुछ भी दिख रहा है, दो तीन सिम्टम्स, तो फिर वहां से हमको स्टार्ट करना चाहिए। और कोई। ठीक है, तो इसको विटिलिगो के केसेस को देखना और कोशिश करना कि जनरल्स अच्छे से एक बार लेके फिर हाई में देके
देन फिर वेट करना, और एटलीस्ट 1 महीने का तो वेटिंग पीरियड होना चाहिए, क्योंकि इसमें जल्दी हम चेंज करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? ठीक है, तो आज हमारा स्किन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, स्किन से रिलेटेड जितने कॉमन डिसऑर्डर्स थे। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट किस पर स्टार्ट करना है, कोई अगर फीमेल पर या जॉइंट्स पर या फिर किडनी से रिलेटेड किस पर चाहते हो? डॉक्टर आशीष फीमेल पे स्टार्ट कर लीजिए। फीमेल पर। ठीक है, तो फिर हम लोग फीमेल एसोसिएटेड ट्रबल्स जितने भी हैं उस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फीमेल वाला पढ़ना स्टार्ट कर दो, और स्किन के जितने भी केसेस हैं सब लोग देखेंगे और देख के शेयर भी करेंगे, उसमें ग्रुप में डाल सकते हैं, तो फिर उसको हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि किसका कौन सा केस था, कैसा था, तो जिससे कि थोड़ा सा सबको पता चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग फीमेल पे आते हैं, देखते हैं फिर। ओके देन, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर। Good night. थैंक यू सर।